अब वो पहले सा रूप तो ना रहा। उम्र और वक्त की गर्द ने असल तस्वीर को धुंधला दिया था। मगर आज भी आईने के सामने ठहर कर अपना जायज़ा लेती हूँ तो निखरी निखरी सूरत देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे लाखों में एक बनाया और इस हसीन चेहरे को दुश्मनों के हाथों से जलने से बचा लिया। ये बहुत दूर की बात नहीं, 10 साल पहले का किस्सा है। इन दिनों मुझ पर कच्ची कलियों का सा रूप था। शहाबी रंगत और नरगिसी आंखों में पड़े गुलाबी डोरे देखने वाले को दीवाना किए किए देते थे। लेकिन मुझे अपने हुस्न की सहर अंगेज़ी का बिल्कुल एहसास नहीं था। मैं अपनी खूबसूरती के जादू से नावाकिफ़ थी और इस नावाकिफ़ियत में अम्मा की गहरी तरबियत का हाथ था। जब सारा ज़माना मुझे हूर शुमाइल गिरदानता था, तभी अम्मा मुझे बदसूरत और निकम्मी सूरत कहकर धुतकार दिया करती थीं। उन्होंने बड़ी दानाई से कभी महसूस ना होने दिया कि मैं गैर मामूली तौर पर हसीन हूँ। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने हुस्न ख्वाबदा से आशना हो जाऊँ और खुद बीनी और खुद आराई पर माइल हो जाऊं। खूबसूरती में अम्मा भी किसी से कम ना थी। अगर ये कहूँ कि हुस्न बांटते वक़्त खुदा ताला ने मेरे घर वालों के साथ बेहद फ़याज़ी से काम लिया तो बेजाना होगा। मुझसे बड़े चारों भाई भी मर्दाना वजाहत का पैकर थे। मैं घर में सबसे छोटी और सभी की आंखों का तारा थी। अम्मा बाबा निगाहों ही निगाहों में मुझ पर सदके वारी होते थे, मगर उन्होंने अपनी इस वालिहाना चाहत का कभी इस तरह इजहार नहीं किया था कि मैं खुदसर हो जाऊं या मुझे अपनी हसीन शक्ल व सूरत पर गुरूर हो रहा हो। प्राइमरी पास करके सेकेंडरी में दाखिला लिया तो स्कूल की लड़कियों ने मेरी सूरत को सराहना और मुझे बावर कराना शुरू किया कि मैं हुस्न की मलका हूँ। वो मुझ पर रश्क करती तो इनकी सताइश भरी नज़रों का मफहूम समझकर मेरा अंग अंग खुशी से नाच उठता। ये उम्र का वो हिस्सा था जब किसी को चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश शदीद हो जाती है। जो हुस्न हो तो दौलत दौलत की चाह होती है, मगर मुझे तो खुदा ने हुस्न दौलत सभी कुछ दे रखा था। खुद को खुश नसीब ना समझती। उन्हीं दिनों एक सहेली की शादी में रेहान से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरी सहेली का चच्चा ज़ाद भाई था। बहुत बाश से खाते पीते घराने का लगता था। शादी के हंगामों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। तानिया मेरे बचपन की साथी थी। अम्मी ने इसको मिलने से भी कभी ना रोका था। मैं इसके घर जाया करती थी। इसकी शादी के दिनों में मेरा इसके वहाँ आना जाना बढ़ गया। वहाँ रेहान भी होता, तभी इससे आए दिन मुलाकात हो जाती। यह रस्मी मुलाकातें चंद दिनों में ही एक नए रंग में ढल गईं। शादी का हंगामा सर्द पड़ गया, लेकिन मेरी रेहान से मुलाकातें जारी रहीं। वो मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला सा था। इसकी गुर्बत ने मुझको निडर बना दिया। अब स्कूल से छुट्टी करके इसके साथ किसी पार्क या रेस्टोरेंट में जा बैठती, जबकि इससे कबल मैं ऐसी जुर्रत का सोच भी न सकती थी। अम्मी से पूछे बगैर किसी दोस्त के घर जाते हुए भी डरती थी, मगर मोहब्बत के नशे में डूबकर इंसान हर मद गम को पार कर लेता है। रेहान की चाह ने मुझे भी अब हर खौफ से बेगाना कर दिया था। रेहान के बारे में इतना जानती थी कि वो किसी कंपनी में मैनेजर है, वालिदैन पंजाब के किसी कस्बे में रहते हैं और ज़िम्मेदारी करते हैं। इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। रेहान ने बताया कि इसके वालिद इस हद तक पुराने ख्यालात के मालिक हैं कि उन्होंने कभी रेलगाड़ी का सफ़र नहीं किया। वो अभी तक घुड़सवारी के दौर में जी रहे हैं। कराची जैसे शहर में भी आने का नहीं सोच। यूं भी सफ़र इनके लिए मुहाल था। बुढ़ापे और बीमारी ने इनको सफ़र के काबिल ना छोड़ा था। जब माँ को इल्म हुआ कि मैं रेहान से शादी की ख्वाहिशमंद हूँ तो उन्होंने तरीके से अपने तौर पर इस रिश्ते का तज़किरा मेरे भाइयों से किया। वो बिल्कुल राज़ी ना हुए। वो अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। भला ये लोग क्यों मेरा हाथ किसी गैर ख़ानदान के तन्हा नौजवान के हाथ में देना गवारा समझते। घर वाले इसके साथ ना थे तो भाई रेहान को लावारिस कहकर पुकार रहे थे। कहते थे कि तन्हा ब्याहने को आने वाला लावारिस होता है। ऐसे को बहन देकर हम अपनी बहन को भी बेसहारा कर देंगे। घर वालों के अल्फाज पर मैं बरमला एहतजाज कर सकती थी, लेकिन मुसलसल खामोशी और गुमसुम रहने से सब समझ गए कि मैं रिश्ते के ठुकराने पर अफजदा हूँ। जब रेहान का रिश्ता मेरे भाइयों ने रद्द किया तो इसने हिम्मत ना हारी। इसने अम्मी से राब्ता रखा और यूं हमारे घर दहलीज पर इतनी बार अम्मा के कदमों में हाजिरी दी कि बिला आखिर मेरी माँ ने मिन्नत समादत से बाबा जान से मनवा लिया कि बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई ख़राबी ना थी, सिवाय इस एतराज़ के रेहान के बाप इस शादी में शामिल ना हो सकते थे। वो इसे ठोर ठिकाने से नाम निकलते ही ना थे। बड़े शहरों की लड़कियां इसकी नज़र में आज़ाद ख्याल थीं, जो देहात की बहुएं बनने के काबिल ना समझती थीं। माँ भाइयों को भी समझाती कि बेटियों के अच्छे रिश्ते आजकल मिलना मुश्किल अमर है।
और रेहान में कोई ख़राबी नहीं, रिश्ता चूँकि तुम लोगों को घर बैठे मिल रहा है तभी इसकी कदर नहीं कर रहे हो। गर्ज़ माँ के समझाने पर घर के सभी मर्द राज़ी हो गए और यूँ 4 माह बाद मेरी आरज़ू धूमधाम के साथ पूरी हुई। शादी के चंद माह बाद रेहान ने मुझे शहर में अपने रिश्तेदार के घर रखा और फिर गांव चलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मुझको भला क्या एतराज़ हो सकता था, मैं तो खुद अपने ससुराल वालों से मिलने को बेकरार थी। जुस्तजू थी कि देखूं ये कैसे लोग हैं। मैंने कभी गांव की ज़िंदगी देखी ना थी। सरसब्ज़ो शादाब खेत, गुनगुनाती नदियाँ और बुलंदियों पर से गिरने वाले झरनों का तरनम, दरिया की लहरों से फूटती मौसीकी और देहात के बारे में ऐसी ही दिल फरीब हकायतें और पुरलुत्फ़ मनाज़र किताबों में पढ़े थे या फिल्मों में सब देखा था। जब जीवन साथी ने खुद इस अनदेखी जन्नत को दिखाने की पेशकश की तो दिल बलियों उछल रहा था। शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रही थी। दिल खौफज़दा भी था कि ये लोग शादी में ना आए थे, खुदा जाने अब कैसा सलूक होगा और कैसे पेश आएंगे। सुना था कि देहाती मोहब्बत वाले और सीधे साधे होते हैं, मगर एक अंदेशा था कि वो बहू के रूप में एक शहरी लड़की को कबूल करेंगे भी या नहीं। इनको ये दुख तो होगा कि अपने हाथों बेटे के सर पर सहरा ना सजा पाए। अपने इस खदशे का जिक्र रेहान से किया तो वो हंस दिए। कहा, पागल हो गई हो, मेरे बाबा बेहद मेहरबान और अच्छे इंसान हैं और ये शादी मैंने उनसे इजाज़त लिए बगैर नहीं की। वो कराची आने से मजबूर थे, ज़ईफ़ और बुढ़ापे की वजह से हमारी शादी में शिरकत ना कर सके, मगर वो हमसे नाराज़ नहीं रह सकते। वो तुम जैसी पढ़ी लिखी चांद जैसी बहू को पाकर निहाल हो जाएंगे। गर्ज कितनी ही देर तक वो अपने वालिद की दिलचस्प बातें बताते रहे और मैं इनकी बातों में खो गई। इस हफ्ता वो मुझको लेकर अपने आबाई कस्बे पहुँचे। गांव के दस्तूर के मुताबिक उन्होंने मुझे सर से पैर तक खुद को एक बड़ी सी चादर में ढांपने को कहा था और मैंने रेहान के हुक्म की तामील की। हम गांव पहुँचे। ये 500-600 कच्चे पक्के मकानात पर मुश्तमिल एक आबादी थी जिसके अतराफ में खेत ही खेत थे। इस इलाके में मेरे ससुर और शोहर की धाक बैठी हुई थी। रास्ते में जो भी मिला इसने अदब से झुककर रेहान को सलाम किया और न्याज़मंदी से खैरियत पूछी। नीम पुख्ता सड़क पर काफ़ी दूर सफ़र करने के बाद बिला आखिर खेतों के दरमियान सुरख पुख्ता ईंटों से बने एक बड़े से मजबूत घर के सामने हमारा तांगा जा रुका। वसी रेवड़ी के पास पार करके अभी हम अंदर पहुंच भी ना पाए थे कि हमारी आमद की खबर ही हर तरफ फैल गई। इधर उधर के घरों से लोग निकल पड़े। रेहान भाई आ गए का नारा हर जुबान पर था। रेहान मुझको साथ लेकर सीधे अपने बाबा जान के कमरे में गए। सफ़ेद सन पट्टियों से बनाए रंगीन पाँव वाले पलंग पर मुल्तानी छापेदार पलंग पोश बिछा था और इस पर गाँव तकिया से टेक लगाए एक तंदुरुस्त और तनवीदमंद शख्स बैठा था। करीब ही पीतल का चमकदार हुक्का रखा हुआ था। सफ़ेद लंगी करते मैं इनका दबदबा साबित था और लिबास के नफासत में उजलापन इनकी तमकनत को जाहिर करने का काफ़ी था। रेहान ने अदब से झुककर इनको सलाम किया, फिर धीमे लहजे में निगाहें झुकाकर मेरा तारफ़ कराया। ये आपकी बहू शमीना है, सलाम कहने आई है। उन्होंने रौब भरी एक निगाह मुझ पर डाली और मेरे बारे एक लफ्ज़ भी इनकी ज़ुबान से अदा ना हुआ। सिर्फ कहा तो इतना अच्छा। मैं सर झुकाए चंद सेकंड खड़ी रही तो रेहान गोया हुए, बाबा जान क्या हुक्म है, अपने कमरे में ले जाऊं इसे? ठहर और चुबा कर उन्होंने ये अल्फाज अदा किए। मेरे आंसू पलकों तक आ गए कि ससुर ने पहली बार देखकर मुझे दुआ भी ना दी थी। शायद कि इनका यही तरीका था। रेहान मुझे कमरे में बिठाकर चले गए। इसके बाद ऊंची आवाज़ से इनके बातें करने का आहंग मुझे सुनाई देने लगा। वो अपनी मादरी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे दोनों में कुछ तकरार हो रही हो। मुझको सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर गुफ्तगू के मायने ना समझ पा रही थी। मैं कमरे के एक कोने में खड़ी थी। इस स्ना में इसकी मुलाजमा जन्नत मुझको शरबत देने आई। मैंने पूछा, क्या कह रहे हैं, ये झगड़ा हो रहा है क्या? नहीं बीबी, ये ऐसे ही बोलते हैं, बस ज़रा ऊंची आवाज़ में। आप परेशान ना हो, आराम करें। ज़रा देर बाद रेहान आ गए। इसका चेहरा सुर्ख और तमतमाया हुआ था। मैंने बेकरार होकर सवाल किया, क्या हुआ, क्या कुछ बुरा भला कहा है आपके बाबा जान ने? नहीं, वो बोले, ऐसी बात नहीं है, तुम में यही खराबी है, ज़रा सी बात पर सहम जाती हूँ। इस रोज़ के बाद मेरे ससुर साहिब से कोई बात ना हुई। सामना हो जाता तो मैं नज़रें नीची रखती और सलाम करती, वो हूँ कहकर आगे बढ़ जाते। इस रवैये से साफ जाहिर था कि खफगी तो थी इनको, मगर कभी सख्त लहजे में मुझसे बात ना की। यहाँ आए 2 माह हो चुके थे। एक रोज़ रेहान शहर गए हुए थे और मैं कमरे में अकेली थी। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला।
یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک نوجوان اور اس کی والدہ سامنے کھڑے ہیں۔ خاتون میرے سسر کی بہن تھی اور ساتھ ہی ان کے 25 سال کا بیٹا ظفر تھا۔ یہ تعارف خاتون نے کرایا اور بولی، اچھا تو تم میری بیٹی کی جگہ لینے آ گئی ہو۔ جس پلنگ پر بیٹھی ہو جانتی ہو یہ کس کی سیج ہے؟ یہ میری بیٹی کی سیج ہے۔ اس پر اس کے بیٹے ظفر نے کہا، مگر اماں جی، ہم اس کو یہ سیج نصیب نہ ہونے دیں گے۔ ماں بولی، چپ رہو، اس کا قصور نہیں، قصور ریان کا ہے۔ اس کا کیا لینا دینا؟ کیوں نہیں؟ اس نے تو اس کو پھانسا ہے۔ اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں دونوں کو نہیں بخشوں گا۔ نوجوان کے تیور خطرناک دیکھ کر اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر باہر لے گئی۔ یہ میری ریان کے قریبی رشتہ داروں سے پہلی ملاقات تھی۔ سسرال والوں سے ملنے کا شوق جھاگ کی طرح دل میں بیٹھ گیا۔ اس شب 8 بجے دوبارہ دروازہ کھلا اور ظفر ہاتھ میں بوتل لیے بے دھڑک میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ وحشت بھرا تھا۔ آتے ہی بولا، جانتی ہو میری بہن ریان کی 10 برس سے منقوہہ تھی، مگر اس نے اس کی زندگی کی خوشیوں کو روند کر تم سے شادی کر لی۔ وہ ابھی 17 برس کی ہے اور اس نے اس عمر میں خوشی کا منہ دیکھنے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ اس نے کالا پتھر پی لیا ہے اور اسپتال میں موت سے جنگ لڑ رہی ہے۔ میں حیرت سے ظفر کی بات سن رہی تھی۔ وہ تیش میں دیوانہ لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی زبان سے کالے پتھر کا نام سنا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ دیہات میں لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ مہر نساء جو ریان کی بچپن سے منقوہہ تھی، اس نے خودکشی کی خاطر یہ پتھر پی لیا ہے۔ میں تو یہاں کے حالات سے سرہن بے خبر تھی۔ کیا معلوم تھا کہ ریان کی منگیتر اس کی پھپھو کی بیٹی ہے اور جب وہ 7 سال کی تھی اس کی منگنی ہوئی تھی اور 2 سال قبل اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی باقی تھی کہ ریان نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتھر پی لیا اور اسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اوف میرے خدا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ظفر نے یہ بتایا۔ میں نے کہا، بھائی صاحب، مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ ریان نے یہ سب نہیں بتایا، ورنہ میں کبھی اس سے شادی نہ کرتی۔ مگر وہ جیسے میری آواز ہی نہ سن رہا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر کمرے کی چٹخنی چڑھائی اور یوں میری جانب بڑھا جیسے شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے جا لگی۔ مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی پاس پڑی میز پر رکھی چیزیں میں نے اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دی۔ پاؤڈر کا ڈبہ اور شیشے کا گلدان جو بھی تھا اٹھا کے مارا۔ گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں بھر سا اچھل کر ظفر کے منہ پر اور آنکھوں پر گر گیا۔ اس کا چہرہ، بازو، کمر سب پر وہ سیال گر گیا۔ اتنے میں سسر صاحب دوڑے آئے اور دروازہ ہی پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ جنت دیکھ چکی تھی کہ ظفر تیزاب کی بوتل لیے کمرے میں گھسا ہے۔ ملازمائیں بھی دوڑی آ گئی تھیں۔ اتنے میں ریان بھی آ پہنچے اور ظفر کو قابو کیا۔ تیزاب، وہ جو مجھ پر انڈیلنے آیا تھا، خود اسی میں نہا گیا تھا۔ وہ بری طرح جھلس گیا تھا، پھر تکلیف سے بے ہوش ہو گیا۔ اسے اسپتال لے گئے۔ حویلی میں شور و گل تھا۔ نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نہ جانے کس نے پولیس کو خبر کر دی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ پولیس بھی آ گئی، جس نے میرا بیان قلم بند کیا۔ اب یہاں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ پس میں نے خواہش کی کہ مجھے میرے مائکے پہنچا دیا جائے۔ پولیس کی حفاظت میں ہی مائکے آئی تھی۔ پولیس کو میں نے یہی بیان دیا کہ مجھ پر ظفر صاحب تیزاب پھینکنے آئے تھے، مگر تعاقب میں دوڑ بھاگ کے نتیجے میں یہ خود ہی مسہری سے ٹکرا کر گر پڑے، چونکہ انہوں نے بوتل کا ڈھکن کھول رکھا تھا، لہٰذا تیزاب اب انہی کے اوپر گر گیا۔ کیس چلا، جانے کیا ہوا، کیسے چلا، کیسے ختم ہو گیا۔ ریان مجھے لینے آئے، میں نہیں گئی۔ بھلا کیوں کر جاتی؟ میرے والد اور بھائی سینہ سپر ہو گئے کہ ایک بار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا ہے۔ بھیجا تو سسرال والے جانے اس کا کیا حشر کریں گے۔ میں خود بھی وہاں کے لوگوں اور سسرال کے ماحول سے ڈر گئی تھی۔ ریان کی منقوہہ بھی بچ گئی تھی، لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوتن کو قبول کرنا یا اس کے بھائیوں کے انتقام کا نشانہ بننا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے ریان کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں حسن بھی دولت ہے کہ جس کو خدا دے، مگر میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جیسے دولت کے پیچھے لٹیرے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی اچھی صورت کے پیچھے بھی میلی نگاہیں لٹیرے بن کر پڑتی ہیں۔ سوچئے خدا نہ خواستہ ظفر اس روز اگر اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو میرے حسن کا کیا حال ہوتا۔ آج بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں، سدا شکر کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی۔